से शुरू करते हैं जहाँ पे पिछली बार हमने छोड़ा था। तो पिछली बार हम एबी स्ट्राउजर तक उसी कहानी पे बात किए थे कि किस प्रकार उसको बिज़नेस लॉस होने लगा, क्योंकि एक टेलीफोन ऑपरेटर जो कि एक महिला थी वहाँ पे, वो जितने कॉल आते थे अंडरटेकर के लिए वो अपने हस्बैंड को रूट कर देती थी। तो ऐसा कहानी है, तो वही कहानी मैं सुना रहा हूँ। मेरे को ये नहीं मालूम है कि सत्य है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने तय किया कि मेरे को ऑटोमेटिक एक्सचेंज बनाना है। तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स उतनी उन्नत नहीं थी। हमारे पास उस समय वैक्यूम ट्यूब्स भी नहीं थे, हमारे पास ट्रांजिस्टर भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था। तो इसको बनाया कैसे जाए, उसके सामने एक समस्या थी। तो वो और उसका भतीजा उन्होंने बैठ के इसको पहला एक्चुअली इन्होंने स्ट्राउजर एक्सचेंज डिज़ाइन किया। एक्चुअली वो तो टेक्निकल आदमी नहीं था एबी स्ट्राउजर, बट उसका जो रिलेटिव था उसने उसको डिज़ाइन किया था अल्टीमेटली। और धीमे धीमे ये एक्चुअली काफ़ी पॉपुलर होता गया और काफ़ी यूज़ में आया। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये था कि जो ऑपरेटर है उसको पता नहीं चलता था कि क्या बातचीत हो रही है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कोई सीक्रेसी थी, अगर आप उस जो तार है जिसके ऊपर आवाज़ जा रही है उसके अंदर आप अपने हेडफोन को जोड़ सकते हैं तो आप सुन सकते थे कि बातचीत क्या हो रही है। लेकिन चूंकि कोई ह्यूमन ऑपरेटर था ही नहीं, कोई आदमी या औरत वहाँ पे उसको मैनेज नहीं कर रहे थे, कनेक्शन सेट नहीं कर रहे थे, इसलिए काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक था। और सबसे बड़ी चीज़ थोड़ा इसकी आदमी कीमत उसमें से कम पड़ जाती थी। आपको बेसिकली पूरा ऑटोमेटिक एक्सचेंज हो गया था, तो ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा सीक्रेसी थी कंपेयर टू मैनुअल टेलीफोनी। तो इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर, जब जिनके ने एक्चुअली पुराने ज़माने के टेलीफोन देखे होंगे, तो जब भी आप पहले जो आप रोटरी डायल फ़ोन हम लोग यूज़ करते थे, अगर आपने कभी नोट किया हुआ, उसमें डायल इस तरीके से बना होता था। मैंने नंबर ठीक नहीं किए होंगे यहाँ पे शायद। तो इस तरीके से होता था, तो आप उस पर उंगली लगा के उसको घुमाते थे और उसके बाद पल्स पैदा होती थी, 1 2। अगर आपको 10 ज़ीरो डायल करना है तो 10 पल्स पैदा होती थी, 1 डायल करना है तो 1 पल्स पैदा होती थी। तो एक बार आपने 1 को डायल कर दिया, 1 पल्स चलेगी, उसके बाद काफ़ी समय का गैप होता था, फिर आप दूसरा नंबर डायल करते थे। तो इन पल्सेस को, इसको बेसिकली हम बोलते थे ये पल्स ड्रिवन एक्सचेंज हुआ करते थे। तो स्टेप बाय स्टेप एक्सचेंज भी इनको कहते थे। हर एक स्टेप के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग कनेक्शन सेटअप होता था। तो इसमें 3 प्रकार के मुख्य चीज़ें एक्चुअली डिज़ाइन की गई थी, एक डायरेक्टर, एक यूनी सेलेक्टर और एक डुअल मोशन सेलेक्टर। ओके, सो दैट वाज देयर। और इसके अंदर रिलेज़ का इस्तेमाल किया जाता था। तो रिले, टाइमर सर्किट्स, बेसिकली एनालॉग सर्किट सारे इस्तेमाल किए जाते थे। और रिले एक तरीके से वही एक डिजिटल सर्किट था, वही एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का मैकेनिज्म था। तो पूरा का पूरा लॉजिक जो इसमें होता था हार्ड वायर्ड होता था, मतलब सब तारों और जितने आपके रिलेज हैं उनको जोड़ के ही पूरा लॉजिक बनाया जाता था, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता था इसके अंदर। सो उस ज़माने के अंदर नॉर्मली इसमें जैसे बहुत सिंपल सा है कि जो यूनी सेलेक्टर वो कैसा होता होगा। तो यूनी सेलेक्टर में इस तरीके से एक दांतेदार गरारी होती थी। ओके, ये थोड़ा डायग्राम ठीक नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। इसको ये वापस उल्टा ना चले, ये खाली एक ही दिशा में, इसी दिशा में घूम सके, इसलिए इसके लिए कि स्टेंट होता था ये रोकने के लिए। और इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया हमने, और ये स्प्रिंग इसका मतलब ये उस बॉडी के साथ जो उसका शेल है जिसमें लगा हुआ उसके साथ फिक्स किया हुआ है एक एंड को। तो ये जब इस तरफ को तो घूम सकता है, लेकिन उल्टी दिशा में ये स्टेंट इसको घूमने नहीं देगा। इसके अंदर एक आर्म लगी होती थी, ये आर्म कई कनेक्टर्स के ऊपर जा सकती थी। अब इसको चलाएंगे कैसे, मतलब बेसिकली ये सबसे पहले जब शुरू करते हैं, जब आपका नंबर डायल करने से पहले ये होम पोजीशन पे होती थी। होम का मतलब ज़ीरो पोजीशन है, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपने एक पल्स भेजी तो एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, यहाँ पे पल्स आएगा, पल्स आने से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स आने से ये एक बार रोटेट करेगी, तो एक पोजीशन आगे मूव कर जाएगी, यहाँ से इधर आ जाएगा। अगर 2 बार पल्स होंगी तो 2 बार आगे मूव करके इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार जितनी पल्स आएंगी, अगर 10 पल्स आती हैं तो ये 0 लास्ट में होता है। तो पहले डिजिट से मैं यहाँ पे इसको 0 पे डिवाइड कर सकता हूँ। पहला मैंने जब नंबर डायल किया तो
पहला यूनिसेलेक्टर काम किया। इसके बाद रिले को ये जो इनपुट यहाँ पे आ रही है, इस इनपुट को यहाँ से काट के दूसरे वाले डिवाइस के ऊपर लेकर जाना है। इस तरीके से मैं कास्केड में क्रिएट करके एक एक्सचेंज क्रिएट कर सकता हूँ। मतलब इतना आसान नहीं था, लेकिन ये इसका मुख्य सिद्धांत था जिसके आधार पे ये काम करता था। अब इसके ऊपर नॉर्मली एक आर्म होगी, ये घूम सकती है, ये इसका हिंज है, और यहाँ पे एक हमने मेटल का पीस लगाया हुआ है। जैसे जब भी पल्स इस पे आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ये नीचे की तरफ को खींचा जाएगा। ये जब नीचे वो खींचेगा तो इसको चलाने के लिए चाहिए होता है, तो ये इस तरीके से एक हुक जैसा सिस्टम है। तो जब ये नीचे को खींच रहा है तो ये नीचे को जा सकता है आराम से। तो इसको ये यहाँ पे भी हिंज किया हुआ है, ये इधर को मूव कर सकता है, ये इधर को मूव कर सकता है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ को जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग से लगा दिया जाएगा, एक स्प्रिंग यहाँ लगाया जाएगा। तो जब भी पल्स आएगी तो ये नीचे की तरफ को जाएगा, अगले वाले दांते के ऊपर अपने आप को एंगेज करेगा। जब पल्स ख़त्म हो जाएगी ये वापस ऊपर की तरफ को जाएगा स्प्रिंग की वजह से, और चूंकि ये स्प्रिंग हमेशा इस तरफ को खींचेगा, ये अगले वाले दांते पे एंगेज हो जाएगा वापस। जब ये नीचे की तरफ को जाता है तो अगले दांते पे एंगेज करता है, जब ये स्प्रिंग वापस जाएगा तो ये एक पल्स रोटेट करेगा। इस तरीके का बेसिक सिंपल मैकेनिज़्म था। ये रिटर्न टाइप मैकेनिज़्म है। इसकी जगह और कई मैकेनिज़्म भी पॉसिबल हैं जिसके थ्रू यूनिसेलेक्टर बनाए गए थे, ठीक है। बट एक चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम है। ये चीज़ है जो चलती है, जब ये चलती है तो इसके अंदर धीमे धीमे घिसती जाती है, वियर एंड टियर इसके अंदर होता है, तो धीमे धीमे इसका मटेरियल कम होता जाता है। ये कॉपर के कॉन्टैक्ट भी घिसते जाते हैं, तो कुछ समय के बाद इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ये घिस जाएगा, फिर किसी मैकेनिक को जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से एक दूसरा सिस्टम बनाया गया था, ये बहुत सिंपल सा है। इसमें इस तरीके से ये बेसिकली एक इनपुट होती है और यहाँ पे 10 आउटपुट हैं, ठीक है। 1:10 एक्सपेंशन के लिए काम आया ये। अगर मैं 1 से 100 तक करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, तो इसको 2 मोशन सेलेक्टर हमको चाहिए होता है। तो इसमें एक रॉड हम इस तरीके से डालेंगे, उसमें आर्म होगी, यहाँ पे एक आपके हर लेवल के ऊपर इस तरीके से टोटल 10 लेवल होंगे यहाँ पे, और इस सर्कुलर उसमें के अंदर भी फिर 10 हमारे पास कॉन्टैक्ट होंगे, तो 10 × 10 100 होते हैं टोटल। तो यहाँ पे एक छोटा सा गियर लगाया जा सकता है। ये दिस वाज बेसिक प्रिंसिपल, सिद्धांत है इसका। तो यहाँ पे गियर होंगे, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पल्स आएगी तो ये ऊपर नीचे जा सकता है। इसमें गियर इस तरीके से है और एक गियर इस तरीके से होगा, ये इसको घुमाने के लिए है ये वाले गियर, और ये सर्कुलर गियर से ये घूमेगा इस तरीके से। और ऊपर नीचे जाने के लिए इसमें एक अलग एक और गियर मैकेनिज्म होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे रोटरी व्हील होगा, बिल्कुल ऐसा ही जो जैसे ऊपर हमने बनाया है ऐसा ही एक सिस्टम यहाँ होगा जो इसको ऊपर नीचे करता होगा। इस रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब सीधी रेखा के अंदर जो उसके मोशन को कन्वर्ट करेगा घूमने वाले मोशन से। ऐसे ये लीनियर, ये भी इसी प्रकार चलेगा इस दिशा के अंदर। तो इसको पहली बार हम ऊपर नीचे लेकर जाएंगे किसी भी एक में, और दूसरी बार में उसको रोटेट करेंगे। तो किसी भी 100 में से किसी भी एक आउटपुट कनेक्शन के ऊपर हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हर बार कनेक्शन सेट करने से पहले इन दोनों डिवाइस को इनके होम पोजीशन या इसकी जो बेसिक पोजीशन पे ले जाना होता है। उसको इसके लिए एक स्पेशल सर्किट इसमें होता था, उसको होमिंग सर्किट कहते थे। तो होमिंग सर्किट अगर कभी सुना हो तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम ए.बी. स्ट्राउजर ने बनाया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन इसमें वही समस्या है कि ये घिसता बहुत है, मैकेनिकल है, इसके ऊपर डस्ट इकट्ठी हो जाती है। आप कितना भी उसको कवर से ढक के रखें, उस समय एयर कंडीशनर नहीं हुआ करते थे जब तक ईजाद नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी का ईजाद हो चुका था क्योंकि उसी के आधार पे चल रहा है ये। तो डस्ट होती थी, फिर उसको रिपेयर करना पड़ता था, घिस जाता था मटेरियल, और ये बड़ी प्रॉब्लम थी एक्चुअली। तो मेंटेनेंस वाज बहुत महंगा था इसका, बहुत लोग चाहिए होते थे, ट्रेन करना पड़ता था। बट ये लेकिन काफ़ी पॉपुलर था, बेटर था उसके जो मैनुअल टेलीफोनी के कंपैरिजन में, जिसमें आदमी और औरत इन्वॉल्व होते थे। उसके बदले में ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेहतर था। तो इसको भी फिर बदला गया, लोगों ने सोचा ये ठीक नहीं है, हमें कुछ और करना चाहिए।
तो जब तक हम लोगों को ये मालूम था, इसमें एक और चीज़ जैसे ऑक्सीडेशन कॉन्टैक्ट का हो जाता है, ठीक है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, अगर एल्यूमिनियम कॉन्टैक्ट है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कॉन्टैक्ट का होने का बहुत प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो इसके बाद एक जो नया चीज़ ईजाद की गई वो था क्रॉस बार स्विच। तो क्रॉस बार में सबसे बड़ी चीज़, एक ग्लास का बल्ब लिया गया, इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जा सकती है, ऑक्सीजन से बेसिकली ऑक्सीजन को निकाला जा सकता है इस चैम्बर में से, इस ग्लास बल्ब के अंदर से। जब भी ग्लास तोड़ेंगे तब उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन नहीं है वो फिर वातावरण में मिल जाएगी, लेकिन जब बनाया जाएगा उस टाइम पे इसको ऑक्सीजन निकाल दिया जाएगा। तो जब तक बल्ब बनाने का टेक्निक हमारे पास थी, उस समय तक एडिसन के बल्ब का आविष्कार हो चुका था। तो इसके अंदर इसी चीज़ को यूज़ किया गया। यहाँ पे दो इसके अंदर आर्म डाली जाती हैं, इसको क्रॉस पॉइंट बोलते हैं। ये क्रॉस पॉइंट है, हिंदी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। जो गूगल इसका सही शब्द देता है वो गलत देता है एक्चुअली, जो बताता है गूगल जो भी है। तो इसे क्रॉस पॉइंट हम लोग कहते हैं। तो एक्स पॉइंट लिखा है मैंने, वैसे क्रॉस पॉइंट बोलना चाहिए इसको। और क्रॉस पॉइंट से हम क्रॉस बार एक्सचेंज बनाते हैं। तो यहाँ पे दो एंड के ऊपर ये मेटालिक कॉन्टैक्ट है, मोस्टली कॉपर या सिल्वर या गोल्ड होना चाहिए यहाँ पे। जब भी इनको हम किसी तरीके से एक दूसरे के पास ला सकते हैं, जब ये जोड़ेंगे तो हमारा कनेक्शन बन जाएगा ए और बी के बीच में। जब हम उसको छोड़ देंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। अब ये कनेक्शन बनाएंगे कैसे हम? तो अभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और रिलेज का ही समय था। तो यहाँ पे एक हमने मेटल का पीस लगाया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने यहाँ लगाया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने इधर लगाया। ओके, इसको हम एक को रो बोल देते हैं, एक को कॉलम बोलते हैं। ये अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं रो और कॉलम क्रॉस बार ड्रॉ करूँगा। अगर मैं इन दोनों के अंदर करंट अप्लाई करता हूँ, मतलब करंट इनके अंदर से पास करते हैं, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्रॉस पॉइंट स्नैप हो जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा आपस के अंदर। ये बेसिक क्रॉस पॉइंट है जिसके ऊपर इस बेसिक यूनिट से हम स्विच बना सकते हैं। अब यूनि सेलेक्टर या टू मोशन सेलेक्टर को उसको इससे कंपेयर करें, कितना आसान है, कितना सिंपल है। इसके अंदर ऑक्सीजन भी नहीं है, इसके अंदर अगर इनर्ट गैस भर देंगे तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, तो कॉन्टैक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। तो जो मेरा मेंटेनेंस है एक्सचेंज का बहुत कम हो जाएगा। तो धीमे धीमे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजेस, जो स्ट्राउजर एक्सचेंजेस थे, ख़त्म हो गए और सब के सब क्रॉस बार एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट हुए, क्योंकि ज़्यादा रिलायबल थे, कम कीमत के अंदर ज़्यादा बड़े साइज़ में बनाया जा सकता था, रिलायबल सर्विस थी। तो लेकिन इसे अब बनाएंगे कैसे? तो बहुत सिंपल सा एक्चुअली हम इसको बना सकते हैं। मान लीजिए 4 मेरे पास आउटपुट हैं, 4 इनपुट हैं। तो हम इनको 1, 2, 3 और 4 करके नंबर दे दिए। 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम और 4 प्राइम। प्राइम ऊपर वाले नुक्ते को कहते हैं जो ऊपर लगाया है। ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने पॉइंट बनाया यहाँ पे बेसिकली ये वाला मैंने ए को दिया, ये वाला बी को दिया और मैंने क्रॉस पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। ये थोड़ा गलत हो गया, ये यहाँ होना चाहिए था। ये यहाँ पे लगा हुआ है और ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये इनपुट जो है किसी आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगी जब भी ये क्रॉस पॉइंट स्नैप करेगा। तो इसको हम एक्चुअली एक छोटे से गोले से दिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक समस्या है कि अगर ये n मेरे पास इनपुट हैं और n आउटपुट हैं, मेरे को कितने क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे, एक ये सवाल आता है। क्या हम इसको कम कर सकते हैं? यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हो कि n गुणा n स्क्वायर क्रॉस पॉइंट आपको चाहिए होंगे। जैसे जैसे n बड़ा होगा क्रॉस पॉइंट n स्क्वायर के फॉर्म में बड़े होंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी।
n को बड़ा करिए, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी विल बी देयर। सो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली अच्छी बात नहीं। कायदे से हम चाहते हैं कोई भी एल्गोरिदम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर मेरा साइज़ बढ़ता है, n बढ़ता है, तो मेरे रिसोर्सेज भी n के प्रोपोर्शन में ही बढ़ने चाहिए। n स्क्वायर के प्रोपोर्शन में मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। अगर log n के बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, n log n है तो भी ख़राब है, लेकिन अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। अगर n के बराबर है जब तक सब ठीक है। n के या तो n के प्रोपोर्शन में बढ़ना चाहिए, उससे कम गति से बढ़ना चाहिए जो मेरा कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी चीज़ का। चाहे मेरे को किसी एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए समय की आवश्यकता हो, उस समय के लिए कहें, चाहे यहाँ पे क्रॉस पॉइंट के लिए कहें, ठीक है। इसको हम इसलिए क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी क्रॉस बार की कहलाती है, ओ एन स्क्वायर नोटेशन। ओ एन इज ये नोटेशन है, तो क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ एन स्क्वायर। क्योंकि कायदे से देखेंगे यहाँ पर जब हम स्विच बनाते हैं, तो जब एनालॉग टेलीफोन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इसी पे आवाज़ इस तरफ भी जाती है और इस तरफ भी जाती है। तो इस एक का मैं क्या करूँगा, तो नॉर्मली जब कोई दो से मैं बात कर रहा हूँ, दो ने एक से कनेक्शन किया और एक ने दो से कनेक्शन किया, तो ये तो इस तरीके से भी पॉसिबल है कि अगर एक दिशा में होता, तो अगर इधर को आ रहा होता और हम दो को भेजते तो ठीक था, दो से आने वाले को हम इधर भेजते और एक को इधर को जाता। तो ये दो तार, दो और एक के कनेक्शन के लिए हमें ज़रूरत होती, एक और दो के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन चूंकि एक ही तार के ऊपर आवाज़ दोनों दिशा में जा सकती है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ क्रॉस पॉइंट हैं उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, ये बहुत से आसान है। इसके अंदर एक और एक लिया हमने, इसको यहाँ तक लाए, यहाँ पे जोड़ दिया, तो यहाँ पे तो दोनों दिशा में है, लेकिन एक ये डिवाइस हमने यहाँ लगाई, इसको हम बोलते हैं डिप्लेक्सर। डुप्लेक्सर नहीं है, डिप्लेक्सर कहलाता है। तो ये आने वाली आवाज़ को इस तरफ और जाने वाली आवाज़ इस तरफ से जाएगी, तो ये मिक्स हो सकती है। ऐसी दो के लिए तो अब जब एक और दो को बात करनी है, उनके पास एक ही वायर भेजनी पड़ेगी हमको, वो दोनों बात करेंगे और इस स्विच के थ्रू। अब इसको कनेक्शन कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम दो तरीके से कनेक्शन सेट कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी कनेक्शन को यहाँ से सेट करने की है और एक पॉसिबिलिटी यहाँ से कनेक्शन सेट करने की है। और एक कभी एक से कनेक्ट नहीं होगा, दो कभी दो से कनेक्ट नहीं होगा। हम अपने आप से बात नहीं करते हैं लूप के अंदर कभी भी। तो इसका मतलब ये दोनों रिडंडेंट हैं, मतलब एक रिडंडेंसी एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हम एक्चुअली कायदे से इतने नीचे वाले हैं, इन्हीं के अंदर हम क्रॉस पॉइंट लगा के अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो सही क्रॉस पॉइंट जो है, हमें खाली क्रॉस पॉइंट यहाँ लगाने की ज़रूरत है, बीच वाले हम छोड़ देंगे। इतने क्रॉस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये क्रॉस पॉइंट का नंबर कितना हुआ, ये आसान सी गणित है, इतनी होगी। ये वही है नंबर जो कि हमने मैश नेटवर्क के लिए ढूंढा था कि कितनी तारें टोटल हमें चाहिए होंगी अगर n लोगों को कनेक्ट करना है। यहाँ पे भी n लोगों को कनेक्ट करना है, इतने क्रॉस पॉइंट चाहिए होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो उस समय तार की कॉम्प्लेक्सिटी थी, अब वो क्रॉस पॉइंट की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तार अभी हमें n ही चाहिए, तार n × n-1/2 नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर दिया हमने तारों की कॉम्प्लेक्सिटी को। तो जो नेटवर्क मैंने बनाया था और उसके बाद हमने बोला था कि एक स्विच बीच में लगाएंगे और सारे लोगों को वहाँ पे कनेक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई बदलाव नहीं आया है, खाली इसका फॉर्म बदल गया। अब तारों की जगह ये क्रॉस पॉइंट में आ गई। एक कुछ किलोमीटर लंबी तार इतनी सारी बिछाना, उससे बेहतर है छोटा सा ये जो बल्ब है, इतने सारे बल्ब बना लेना। इस वजह से कीमत कम होगी इसके अंदर। बाद में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हम इस नंबर को भी कैसे कम कर सकते हैं। हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को O(n) स्क्वायर से नीचे करना चाहते हैं, हम O(n) स्क्वायर नहीं चाहते हैं। अब इसमें आगे जाने से पहले, क्रॉस पॉइंट कॉम्प्लेक्सिटी कम करने से पहले हमें ये जानना होगा इस स्विच को कंट्रोल कैसे करेंगे। हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट थे, एक R और एक C। जब दोनों को हम करंट देंगे तो
ये कनेक्शन स्नैप हो जाएगा। तो हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसको कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। तो हमने 4 यहाँ पर लिए। अभी हम सारे क्रॉस पॉइंट ले लेते हैं, नीचे इसे लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म में नहीं लेते हैं, पूरे के पूरे ले लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी तो ON स्क्वायर, ये दोनों में फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी निकालनी होगी, तो ये बनता है n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2। तो जब भी ऐसा कोई पॉलिनोमियल होता है, लोअर ऑर्डर के सारे टर्म्स को आप हटा देते हैं, और जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को डिटरमिन करता है। ठीक है, तो ये भी कॉम्प्लेक्सिटी भी ON स्क्वायर ही है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? अब कैसे मैं तय करूँगा कि कौन से रो को और कौन से कॉलम को मेरे को कनेक्ट करना है? इधर को हम रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे। तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम दोनों स्विच जो है मेरे पास, जो मैंने बल्ब वहाँ पे क्रिएट किया था यहाँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ए और बी को, और एक तार है। जब भी इस तार में करंट पास करेंगे कनेक्शन ऑन हो जाएगा, जब भी तार में से करंट छोड़ देंगे ये ऑफ हो जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 कंट्रोल पॉइंट, फिर 5 6 7 8, आपको यहाँ पर 4 गुणा 4 16 कंट्रोल पॉइंट चाहिए होंगे, 16 तार चाहिए होंगी जो कंट्रोल करेंगी इसको। तो अगर मैं कोई कंप्यूटर या कोई भी चीज़, कोई लॉजिक या माइक्रो प्रोसेसर उसको यहाँ पे यूज़ करता हूँ, वो इन 16 वायर्स को कंट्रोल करेगा, फिजिकल वायर्स को। तो वो ऑफ कोर्स खाली इस समय 4 लाइनें में एक नंबर डाल के उससे कर सकता है। तो लॉग ले सकते हैं, log 2 16, 4 लाइनें, एक बेसिकली 4 बिट्स का नंबर एक माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड कर सकता है, जिससे पता चलेगा हमें किसको ऑन करना है, किसको ऑफ करना है। लेकिन एक साथ डिफरेंट स्विच ऑन और ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, तो हम खाली इसमें से 16 में से एक को नहीं करना है, हम किसी भी कम्बिनेशन को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन सारे कम्बिनेशन वैलिड नहीं होंगे इसके अंदर। सो इनवैलिड कम्बिनेशन को हमें ऑन नहीं करना है, और खाली वैलिड कम्बिनेशन को ही अलाउ करना है इसके अंदर। तो इसमें या तो मैं ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, हर लाइन को अलग से एड्रेस उसका दे और बोले कि ऑन कर दो, फिर एड्रेस दे और बोल दो ऑफ कर दो, या तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट ये नंबर बढ़ता जाएगा। अगेन जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी है, कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी ON स्क्वायर हो गया। क्या इसको मैं कुछ कर सकता हूँ? तो मे बी अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, 4 रो हैं, 4 कॉलम हैं, तो शायद दिमाग में आएगा हम ऐसा करते हैं, एक रो को एक्टिवेट करते हैं, रो का कंट्रोल बनाते हैं, और रो को सारे रोज़ को जोड़ देते हैं, और सबके कॉलम को जोड़ देते हैं। एक रो और एक कॉलम करेंगे तो जहाँ जिसका रो और कॉलम एक्टिवेट होगा, खाली वो वाला क्रॉस पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। आई थिंक उसमें क्या होगा, फिर हमें कितने कंट्रोल वायर चाहिए होंगी? 4 रो के लिए और 4 कॉलम के लिए टोटल 8 चाहिए होंगी। तो कितने चाहिए होंगे? 2n, n/n स्विच के लिए। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? सेम सिद्धांत लगाते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी। तो मैं कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी को ON स्क्वायर से ON में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो इसको करके देखते हैं कि काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमने वही 4 का स्विच बनाया। अब की बार हमने क्या किया, इसके अंदर एक रो लाइन बनाई, इसको बोला R1 का कंट्रोल, रो नंबर 1, रो नंबर 2 का कंट्रोल, रो नंबर 3 का कंट्रोल, रो 4 का कंट्रोल। तो हमने सोचा कि कॉलम का भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो कॉलम का भी बना लेते हैं। कॉलम को जोड़ लिया हमने, कॉलम 1 का कंट्रोल, ये कॉलम 2 का कंट्रोल, इसी प्रकार कॉलम 3 का, ये कॉलम 4 का। तो मेरे को कनेक्शन जैसे बनाना है कि मैं 1 से 2 कनेक्शन बनाना चाहता हूँ। अगर एक ही कनेक्शन बनाना है तो बहुत आसान है।
तो हम R1 को पहले मैंने ऊपर किया, उसकी वोल्टेज बढ़ाई जिससे कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट गया। उसके बाद मैंने C2 की वोल्टेज बढ़ाई। खाली रो 1 और कॉलम ये 2, तो खाली ये वाला स्विच एक्टिवेट होगा और कोई एक्टिवेट नहीं होगा। सो ये मोटा मोटा जिस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसमें भी एक समस्या है। तो अभी मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इसके अगले लेक्चर में इस समस्या को आप अगले लेक्चर को देखने से पहले बैठ के सोचो कि इसमें समस्या क्या है और इसका समाधान क्या होगा। ठीक है, जब आप इसके बारे में अगर ढूंढ पाओगे इसका समाधान क्या होगा अपने आप से, उसके बाद फिर आप लेक्चर देखना, जिससे कि आप पता कर पाओ कि आपने वही सोचा है कुछ और सोचा। तो अगले लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि इसका समाधान हम कैसे करते हैं, इसमें समस्या क्या है, इसका समाधान हम कैसे करेंगे।